तो दोस्तों MRFA टेंडर या फिर कहे तो इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो टेंडर है उसे लेके समय जितना गुजर रहा है उतना ही बड़े बड़े खबर खुल के आगे आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक MRFA टेंडर में करीबन 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर इंडियन एयरफोर्स के सामने रखा जा चुका है, जिनमें सबसे फेवरेट डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही माना जा रहा है। लेकिन अब यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद डसॉल्ट एविएशन को तो झटका लगेगा ही, साथ में डसॉल्ट एविएशन को यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से एक टक्कर देते हुए शायद इस टेंडर में बढ़ोतरी हासिल कर लिया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को लेके यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सामने किस तरीके के प्रस्ताव को लेके आगे बढ़ने का तैयारी किया जा रहा है, जो डसॉल्ट एविएशन की चिंता को बढ़ाने जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों हाल फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो MRFA टेंडर को लेके कई तरीके के खबर आया है, जिनमें बार बार लगातार अमेरिका के कंपनी की तरफ से जहां पे अपने F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा रहा है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से भी एक कदम आगे लेते हुए अपने एयरक्राफ्ट को सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट के रूप में दावा कर दिया गया। पर दोस्तों इस टेंडर में अगर कोई एक एयरक्राफ्ट को अब तक सबसे फेवरेट माना जा रहा था तो वो था डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट। हालांकि इसके पीछे कई सारे कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है पिछले बार के डील के तहत इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 36 राफेल एयरक्राफ्टों का खरीदारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर में अब तक जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है उनमें सबसे आगे है अमेरिका, और अमेरिका के द्वारा भारत के सामने 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिनमें बोइंग कंपनी की तरफ से भारत के सामने अपने F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑफर के साथ साथ F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट का ऑफर रखा गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इंडिया के इस टेंडर से शायद F-15EX के ऑफर के बाद F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को विड्रॉल कर लिया जाए, जबकि अमेरिका के दूसरे कंपनी मतलब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इस टेंडर के तहत भारत के सामने अपने F-21 मतलब F-16V एयरक्राफ्ट के बेस पे निर्माण किए जाने वाले एक नया एयरक्राफ्ट का पेशकश किया गया है। रशिया की तरफ से टेंडर में इंडियन एयरफोर्स के सामने अपने मिकोयान MiG-35 एयरक्राफ्टों का जहां पे ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे हैवीवेट सुखोई Su-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का भी ऑफर रशिया के द्वारा भारत के सामने रखा जा चुका है। यूरोप में टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने किया गया है, जिनमें स्वीडन के साफ ग्रुप के JS-39 ग्राइफिन ई मतलब सिंगल इंजन इस फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से अपने यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट एविएशन की तरफ से अपने राफेल एयरक्राफ्टों के आधुनिक वेरिएंटों का ऑफर किया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन और यूरोफाइटर टाइफून के बीच में अब एक बहुत बड़ा लड़ाई शुरू हो सकता है, क्योंकि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को लेकर यूरोपियन यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से बड़े ऑफर के तहत आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो ऑफर है वो है अपने ट्रेंच 5 एयरक्राफ्टों का ऑफर, और दूसरी तरफ बताया ये भी जा रहा है कि इस बार ऑफर के अंतर्गत एयरक्राफ्टों के प्राइस को काफी कम रखने का भी इरादा बनाया जा रहा है, ताकि पिछले बार के तरह यूरोफाइटर कंसोर्शियम को टेंडर में नुकसान ना हो। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डसॉल्ट एविएशन की तरफ से भारत के सामने अपने F-41 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है, जिसे डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के सबसे ताकतवर या सबसे आधुनिक वेरिएंट के रूप में भी पहचाना जाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डसॉल्ट एविएशन के द्वारा इस बार जो भारत को ऑफर किया गया है उनमें संभावित पहले के मुकाबले में एयरक्राफ्टों का कीमत कम हो, क्योंकि पहले ही भारत की तरफ से इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत डसॉल्ट एविएशन को पेमेंट किया जा चुका है, और शायद इस बार इस तरीके के मॉडर्नाइजेशन को लेकर भारत को पेमेंट करना ना पड़े। जबकि जो यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से ऑफर रखा गया है उसमें खाली ट्रेंच 5 एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के मुकाबले में एयरक्राफ्टों का कीमत कम से कम 30% तक कम रखने का भी इरादा यूरोफाइटर कंसोर्शियम की तरफ से रखा गया है, और भारत की तरफ से जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा तभी इसे लेके यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से अपना आखिरी दाव चला जाएगा। दोस्तों पिछले बार के अगर टेंडर को देखें तो MMRCA टेंडर के अंतर्गत उस दरमियान यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के बीच में ही सबसे घमासान कंपटीशन था। इन दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा ही टेक्निकल राउंड को क्लियर किया गया था, और टेक्निकल राउंड क्लियर करने के बाद दोनों एयरक्राफ्टों के द्वारा ही बिडिंग प्रोसेस में आगे बढ़ा गया था, जहां पे डसॉल्ट एविएशन L1 बिडर के रूप में घोषित हुआ, तो वहीं पे यूरोफाइटर टाइफून L2 बिडर के रूप में घोषित हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि उस दरमियान यूरोफाइटर टाइफून की तरफ से जो प्राइस कोट किया गया था वो डसॉल्ट एविएशन के राफेल के मुकाबले में थोड़ा अधिक था। पर इस बार प्राइस के मामले में यूरोफाइटर टाइफून को कोई झटका ना मिले, इसके लिए पहले से ही तैयारी किया जा रहा है। यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से यह भी बताया जा रहा है कि खाली डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को ही चुनौती नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनका तो ये भी एक्सपेक्टेशन है कि MRFA टेंडर के अंतर्गत भी उनके एयरक्राफ्ट टेक्निकल राउंड को खाली क्लियर नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के जो F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट है उसे भी पछाड़ते हुए आगे आएगा। मतलब दोस्तों इस बार अगर डसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट को जीतना है तो ऑब्वियसली खाली एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस ही यहाँ पे महत्व नहीं रखेगा, बल्कि एयरक्राफ्ट के प्राइस भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होगा। क्योंकि पिछले बार भी अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में यूरोफाइटर टाइफून और डसॉल्ट राफेल
के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था और इस बार भी माना जा रहा है कि ये अंतर ना के बराबर होगा, जबकि सबसे बड़ा अंतर एयरक्राफ्ट के प्राइस ही होगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं दोनों एयरक्राफ्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये असल में फ्रांस का प्रमुख 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट के निर्माण का काम डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से किया गया है और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्विन इंजन कैनन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका फर्स्ट फ्लाइट 4 जुलाई 1986 में हुआ था, जबकि डैसॉल्ट एविएशन के राफेल सी एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट 19 मई 1991 को हुआ। एयरक्राफ्ट को 18 मई 2001 में फ्रेंच एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया और दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इजिप्ट, फ्रांस, ग्रीस, इंडिया और कतर के द्वारा किया जा रहा है, जबकि यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया और क्रोएशिया के तरफ से भी एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। दूसरी तरफ अगर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो दोस्तों ये यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से निर्माण किया गया ट्विन इंजन कैनन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि इसे ओरिजिनली एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही निर्माण किया जा रहा था। एयरक्राफ्ट के निर्माण के काम के पीछे जो यूरोपियन कंसोर्शियम है असल में ये यूरोप के कुछ बड़े बड़े देशों के गठबंधन है और बताया जाता है कि इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, इटली जैसे देश शामिल है। हालांकि एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के पीछे जिन कंपनियों की तरफ से काम किया गया है उनमें एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, BAE सिस्टम, मिलिट्री एंड एयर इंफॉर्मेशन और लियोनार्डो जैसे कंपनी शामिल है। और इसके अलावा और जिन जिन कंपनियों की तरफ से इसमें मदद किया गया है उनमें MBDA जैसे कंपनी भी शामिल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 27 मार्च 1994 में अपना फर्स्ट फ्लाइट किया, जबकि इसे 4 अगस्त 2003 में सर्विस में इंट्रोड्यूस किया गया है। और इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल कई सारे देशों के द्वारा किया जा रहा है, जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल है। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंटों में है। आकार को अगर कंपेयर किया जाए तो इसका लंबाई करीबन 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच, विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच और हाइट करीबन 5.34 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है। और इससे विंग एरिया करीबन 45.7 मीटर स्क्वायर मतलब 492 स्क्वायर फीट होता है। जबकि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये भी सिंगल सीटेड और ट्विन सीटेड दोनों वेरिएंट में है और इसके आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 15.96 मीटर मतलब 52 फीट 1 इंच, विंग स्पैन 10.95 मीटर मतलब 35 फीट 11 इंच और हाइट करीबन 5.28 मीटर मतलब 17 फीट 4 इंच है। मतलब दोस्तों सिंपली दोनों एयरक्राफ्टों के आकार लगभग सेम है और दोनों एयरक्राफ्टों के आकार में ना के बराबर का अंतर है। जबकि अगर एयरक्राफ्ट के विंग एरिया को देखा जाए तो यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट के विंग एरिया 51.2 मीटर स्क्वायर मतलब 551 स्क्वायर फीट है, जिसका मतलब है ये सामान्य अधिक बड़ा है। वजन को अगर देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट के अलग अलग वेरिएंटों को जो एम्प्टी वेट है वो करीब करीब 9850 किलोग्राम से लेके 10600 किलोग्राम तक है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 15000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24500 किलोग्राम है। वही इसके फ्यूल कैपेसिटी अलग अलग वेरिएंटों में 4400 किलोग्राम से लेके 4700 किलोग्राम तक है। जबकि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसके एम्प्टी वेट 11000 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 16000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब करीब 23500 किलोग्राम है। मतलब इसके ग्रॉस वेट 1000 किलोग्राम जहां पे अधिक है तो वहीं पे मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1000 किलोग्राम कम है। जबकि फ्यूल कैपेसिटी भी करीबन 4996 किलोग्राम है, मतलब लगभग राफेल एयरक्राफ्टों के बराबर है। तो दोनों एयरक्राफ्टों में दो इंजन का इस्तेमाल हुआ है और राफेल एयरक्राफ्टों में स्मिग्मा M88E4 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ, जिसका ड्राइव थ्रस्ट 50.04 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट में यूरोजेट EJ200 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ, जिसका ड्राइव थ्रस्ट 60 किलोन्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट 90 किलोन्यूटन है। मतलब यूरोफाइटर टाइफून का इंजन अधिक पावरफुल है। तो एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट के मैक्सिमम स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड में माक 1.8 है, तो वहीं पे लो ऑल्टीट्यूड में माक 1.1 है और इसके सुपर क्रूजर स्पीड करीबन माक 1.4 है। वहीं पे एयरक्राफ्ट के अगर कॉम्बैट रेंज को देखा जाए तो ये करीबन 1850 किलोमीटर तक है, फेरी रेंज 3700 किलोमीटर और सर्विस सीलिंग 15835 मीटर है। यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो इसका हाई ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम स्पीड माक 2 है और लो ऑल्टीट्यूड में मैक्सिमम स्पीड माक 1.25 है, तो वहीं पे सुपर क्रूजर स्पीड माक 1.5 है। मतलब सभी रफ्तार इसका डैसॉल्ट एविएशन के राफेल से थोड़ा अधिक है। जबकि इसका रेंज 2900 किलोमीटर है, फेरी रेंज 3790 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग करीब करीब 19812 मीटर है। मतलब दोस्तों रेंज के मामले में भी यूरोफाइटर टाइफून राफेल एयरक्राफ्ट से आगे है। वहीं पे एयरक्राफ्टों के अगर हथियारों की कैपेबिलिटी को देखा जाए, डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट में 30 मिलीमीटर के कैनन और 14 हार्ड पॉइंट के इस्तेमाल किया जाता है, जो 9500 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। यूरोफाइटर टाइफून में 27 मिलीमीटर के कैनन और 13 हार्ड पॉइंट का इस्तेमाल होता है, जो 9000 किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे
राफेल के कैनन का ताकत भी अधिक है और राफेल में हार्ड पॉइंट अधिक होने के साथ साथ अधिक हथियारों को कैरी करने का भी क्षमता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो राफेल में एमबीडीए, माइका, मिटियोर और मैजिक जैसे एयर टू एयर मिसाइल, अपाचे, स्टॉर्म शैडो, हैमर, पीबुए, AS-30L और मार्क 82 जैसे एयर टू ग्राउंड हथियार, एमबीडीए एग्जॉसेट एयर टू सरफेस या फिर कहे तो एंटीशिप मिसाइल और ASMPA न्यूक्लियर मिसाइलों को लगाया जा सकता है। जबकि यूरोफाइटर टाइफून में एयर टू एयर मिसाइल के रूप में M120 AMRAAM, एमबीडीए मिटियोर, IRIST, M132 SRAM, M9 साइडविंडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वहीं पे एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में इसमें स्कैल्प EG, ब्रिमस्टोन, AGM-88 HRM, AGM-65, KBD-350, स्पेयर 3 का इस्तेमाल होता है। एंटीशिप मिसाइल के रूप में इसमें मार्ट ER जॉइंट स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके अलावा पीबुए सीरीज के बॉम्ब्स, स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, जॉइंट डायरेक्ट म्यूनिशन और स्पाइस सीरीज के बॉम्ब्स को भी इसमें लगाया जा सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो राफेल में थेल्स के RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बेहतरीन इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पे यूरोफाइटर टाइफून में सेप्टर E, सेप्टर M एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और सॉलिड स्टेट मैकेनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे इसमें पैसिव इंफ्रारेड एयरबॉर्न ट्रैकिंग इक्विपमेंट, डास सिस्टम, टारगेटिंग पॉड, लेजर टारगेटिंग पॉड और एडवांस टारगेटिंग पॉड का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।